राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आपकी जो है आज मैं हिंदी के 30 प्रश्न कराने वाला हूं। इसके बाद संस्कृत का वीडियो आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो 30 प्रश्न आएंगे आपको बड़े हिसाब से करने हैं, क्योंकि इसमें 15 प्रश्न तो आपके गद्यांश काव्यांश के ही आ जाते हैं। तो उनमें बिल्कुल गलती ना करें, और जो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं उनमें तो बिल्कुल भी गलती ना करें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका बहुत जल्द 2 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। सीटेट के जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, और आपके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहें और आपको क्लासेस भी मिलती रहें। और जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर सीटेट क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए चलते हैं। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते और बोलते हैं। उनके जीवन में किताब की कोई कल्पना तक नहीं होती। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। हम किताब कैसे कहेंगे जब कुछ ऐसे पन्नों को एकत्र किया जाता है जिन पर कुछ लिखा हुआ या छपा हुआ होता है। किताब बन जाती है। बहुत पहले भारत और उसके आसपास के देशों में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था या चित्र बनाए जाते थे। फिर उन पत्तों को इकट्ठा करते थे और उन्हें धागों से बांध दिया जाता था। इन ताड़ पत्तों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी और जो सुंदर चित्र बना पाते थे। जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसके कारण किताबें मशीन से छपने लगीं। मशीन से छपने का फ़ायदा यह था कि किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छप सकती थीं, पर नुकसान यह था कि हर किताब एक जैसी दिखाई देती थी। मशीन से छपाई के बाद लेखन वाले की वह छाप किताबों से गायब हो गई। अब आपका इससे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मशीन से किताब छपने का क्या फ़ायदा हुआ। छपाई वाले की ख्याति होने लगी, सभी लोगों की को पुस्तक मिलने लगी, पुस्तक की बहुत सारी प्रतियां एक साथ छपने लगीं। तो सी आपका सही है। अभी आपने पढ़ा कि पुस्तक की बहुत सारी प्रतियां एक साथ छपने लगीं। देखिए, मैंने आपके सामने इस गद्यांश को पढ़ा और सारे प्रश्न तुरंत आ जाएंगे। गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप से परिचित हो पाते हैं? भाषा के मुद्रित रूप से, भाषा के श्रव्य रूप से, भाषा के लिखित रूप से, भाषा के चित्रात्मक रूप से। तो सबसे पहले भाषा के श्रव्य रूप से परिचित हो पाते हैं, वो सुनते हैं सबसे पहले। छपाई के आविष्कार के पहले लिखाई किस पर की जाती थी? गत्तों पर, महीनों, कागजों पर, ताड़ के पत्तों पर, दीवारों तो की जाती थी ताड़ के पत्तों पर। अभी आपने ये सब पढ़ा है। देखिए कितनी जल्दी आपके 15 प्रश्न हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में तो बिल्कुल समय नहीं निकालना है। ताड़ पत्तों पर किन लोगों से लिखवाया जाता था? जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी, जिन लोगों के विचार सुंदर होते, जिन लोगों की पोशाक सुंदर होती, जिन लोगों को पढ़ना, जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी, उनसे लिखवाया जाता था। आविष्कार का अर्थ है रचना, खोज, निर्माण और शुरुआत। आविष्कार का मतलब होता है खोज करना, कुछ नया बनाना। रचना का निर्माण करना, निर्माण का बनाना रचना, और शुरुआत का शुरू करना। जो सुंदर चित्र बना पाते थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सुंदर क्या है? सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, विशेषण। तो क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ सुंदर जो है वो विशेषता बता रहा है। और विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, आपको पता हो तो। गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। रेखांकित शब्द गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ताड़पत्र के लिए, बचपन के लिए, बच्चों के लिए और ताड़पत्र पर लिखने वालों के लिए। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, और सी आपका हो जाएगा बच्चों के लिए। फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। रेखांकित शब्द उनके गद्यांश में बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। शेष दिए गए विकल्प असंगत हैं। सुंदर शब्द का समानार्थी शब्द है खूबसूरत, नैन नक्श, अच्छा और नेक। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा। सुंदर शब्द का समानार्थी शब्द खूबसूरत है, जबकि शेष शब्दों के समानार्थी शब्द निम्नवत हैं: अच्छा, बढ़िया, बेहतर, भला, उत्तम, और नेक का दयालु, कृपालु, दयावान। अब आपका अगला है, ये काव्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे। ये बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं कि इनमें कभी कभी ढूंढ सकें हम अपना बचपन। इनकी उम्र तो इनकी असल उम्र से भी ज़्यादा लगती है। कभी कभी तो हम भी ज़्यादा। इनकी आत्माओं में गौरैयों के घोंसले नहीं हैं, लेकिन नए चीज़ों के बारे में ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम जिन तकनीक का उपकरणों के सामने पहुँचते ही
अचकचाकर ठिठक जाते हैं। कुण्य होकर ये बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं। उसके बटन न कोई घबराहट न गलती हो जाने की आशंका, विश्वास से भरे हैं इनके चेहरे, जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं खोज लेंगे ये। तो पहला प्रश्न है, काव्यांश नहीं है, ये भी गद्यांश है। इनकी आत्माओं में गौरैयों के घोंसले नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है बच्चों को किसी बात का ज्ञान नहीं है, बच्चों में मासूमियत नहीं है, बच्चे गौरैया का घोंसले नहीं पहचानते, बच्चे जंगलों में घूमना पसंद नहीं करते। तो बी आपका सही है, बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई है। क्योंकि अब आपने देखा होगा बच्चे जैसे ही होते हैं, स्मार्टफोन, गैजेट, सब कुछ वो जानते हैं। जो चीज़ें पहले बड़े लोग जानते थे वो बच्चे पहले से ही जानते हैं। कवि के अनुसार आज के समय के बच्चों में हम अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते हैं? इनका शारीरिक गठन हमारी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न है। ये अपने बचपन में झांकने की अनुमति नहीं देते हैं। ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेलते हैं। इनकी भाषा हमसे बिल्कुल भिन्न है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। और सी क्या होगा? ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेलते हैं। चलिए, आज के बच्चे किन चीज़ों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं? तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, पक्षियों का रहन सहन, वयस्कों का बचपन और अपना इतिहास। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं, कभी किन रास्तों की ओर संकेत कर रहा है? जो रास्ते विद्यालय की ओर जाते हैं। ये जिस तकनीक से अभी परिचित नहीं है, ब्रह्मांड के रहस्य, वयस्कों की कार्यशैली। तो बी है, ये जिस तकनीक से अभी परिचित नहीं है। चलिए देखिए, सारे प्रश्न मुझे लगातार अपने आप आते जा रहे हैं सिर्फ एक बार पढ़ने से। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न है? कुंठ, कुंठा, कंठ और कुंठित। तो कंठ जो है वो आपका भिन्न है। कुंठ, कुंठा, कुंठित एक ही वर्ड है और कंठ जो है वो अलग होता है। कंठ आपके गले में होता है। कुंठ मंद बुद्धि, कुंठा निराशा और कुंठित मंद बेकाम मूर्ख। कचाकर ठिठक जाते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ है अचंभित होकर, झुंझला कर, हड़बड़ा कर, घबरा कर। तो डी आपका सही है, घबरा कर ठिठक जाते हैं। चलिए, वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं, उन्हें कहा जाता है चित्रात्मक पुस्तकें। विश्वकोश, मिथक और अनुश्रित वास्तविक वस्तुएं। तो ए आपका सही है। ए आपका हो जाएगा चित्रात्मक पुस्तकें। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तंत्र का संबंधी विकास से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों के पाए जाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अधिगम विकलांगता, अधिगम प्राथमिकता, अधिगम शैली, अधिगम भिन्नता। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा अधिगम विकलांगता। गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है और मनोरंजन का स्रोत है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी, गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है। जो सामग्री पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने को और किसी संकल्पना अथवा प्रत्य विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री का शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, ज्ञान विषय शिक्षण सामग्री, कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा श्रवण भाषिक शिक्षक सामग्री। बी आपका सही उत्तर है। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री कहा जाता है। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विषय अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह उनके स्वर्णिम स्तर को प्रभावित करती है। उच्चारण, वर्तनी, कोश विषयक और सांस्कृतिक। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा उच्चारण। वे उच्चारण श्रुतियाँ हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? घर की वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, रियलिया, शिक्षण सामग्री और कक्षा कक्ष सामग्री। तो आपका जो सही उत्तर है वो है बी। बी क्या है? वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। बी आपका सही उत्तर है। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री के वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहा जाएगा। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं। वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं वे किससे ग्रस्त होते हैं? गति संचलन विषयक विकलांगता, संरचनात्मक विकलांगता, वाक क्षति, अधिगम विकलांगता। तो डी आपका सही है, वो होते हैं अधिगम विकलांगता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है, चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार की गलतियां कहलाती हैं कोश विषयक, वर्तनी, संरचनात्मक और स्वनिम ध्वन्यात्मक। तो सी आपका सही है, सी हो जाएगा, संरचनात्मक हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस बनाने में गलती कर देता है। चलिए दोस्तों देखिए, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। उम्मीद है दोस्तों आप ऐसा जरूर करेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो और शेयर करते रहा करो। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तकें, विश्वकोश, शब्दकोश, वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी, वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? चित्रात्मक पुस्तकें, विश्वकोश, मिथक और अनुश्रुति और इतिहास के नायकों की कहानी। तो विश्वकोश को हम बच्चों के उसमें नहीं रख सकते साहित्य में, क्योंकि विश्वकोश जो है वो बड़े पढ़ते हैं। भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक, वर्कशीट, प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी हो जाएगा, सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य। किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते और महसूस करते हैं जैसे कि वे करते हैं। दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि बच्चे देते हैं। बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक हैं। और डी है, दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। तो आपका सही उत्तर है ए, आत्म केंद्रित वाचन से तात्पर्य है बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसा ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। चोमस्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास रिक्त स्थान है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं। भाषा अर्जन उपकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, बोधगम्य निवेश उपकरण और संप्रेषणात्मक दक्षता। तो ए आपका सही है, ए आपका हो जाएगा भाषा अर्जन उपकरण। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे? शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, व्यवस्थित प्रक्रिया। डी, उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए दिए जाने वाला शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक छात्र छात्रा की विद्यायी पाठ्यक्रम संबंधी लेखन संबंधी विषय संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत हैं। उपचारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग में बहुत आनंदित होती है। उसका यह आनंद क्या संकेत देता है? विमर्श की भाषा की जागरूकता, अर्थगत झुकाव, निगमनात्मक तार्किकता, मानसिक अवरोध। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा विमर्श की भाषा की जागरूकता। तो यहाँ दोस्तों आपके जो हैं से हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको संस्कृत के प्रश्न कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल से बने रहें, चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।